आज का प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किसमें ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है। जो ग्लिसन्स कैप्सूल्स होते हैं वो बताना है इनमें से किसमें पाए जाते हैं। ये मैंने आपको करवाया हुआ है बायो के अंदर। किडनी है, लीवर है, अग्नाशय है, नेत्र है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसका सही जवाब क्या होगा बताएं कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। निम्न में कौन सा एक दृश्य प्रकाश का गुण नहीं है। दृश्य प्रकाश ये वो प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं, जो विजुअल है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये सही हो जाएगा। यहां देखो ये सारे के सारे जो है गामा रे, एक्सरे, यूवी, ये है विजुअल लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो यहाँ विजुअल लाइट भी इसी के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सही है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो लाइट है उसे पोलराइज किया जा सकता है, और जिसे भी पोलराइज किया जा सकता है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सही होता है साउंड वेव के लिए। जो साउंड वेव है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट वेव जो है वो अनुप्रस्थ है। इसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। तो कभी कभी 400 से 700, तो कभी कभी 400 से 750 दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ देखो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये वेवलेंथ का रेंज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में आप ये भी ध्यान में रखें कि जब आप इस स्पेक्ट्रम में यहाँ गामा रे से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हो तो वेवलेंथ में वृद्धि होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आती है, जो एनर्जी है उसमें कमी आती है। तो ये आप ध्यान में रखें। जैसे आपसे दे दिया जाएगा कि गामा रे, एक्सरे, यूवी और आईआर में किसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो गामा के पास सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये चीज आप ध्यान में रखें। और ये जो विजुअल है इसमें कैसे होगा, विब की ओर। तो यहां भी सेम ऑर्डर काम करेगा। जब आप ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ में वृद्धि, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और ऊर्जा में कमी। पेंटेन के पास कितने संरचनात्मक समावयव है, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बोलते हैं उसे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं। जैसे यहां देखो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के पास जो फॉर्मूला है वो है C4H10, ये है। अब यहां से देखो दो प्रकार के हम लोग संरचनाएं बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा लेकिन संरचना डिफरेंट। यहां देखो CH3, CH2, CH2, CH3, एक तो ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां पर CH3, CH2, CH3 और यहां पर कर सकते हो CH3, यहां पर CH हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो यहां देखो जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है, इसमें ब्रांच्ड है और ये लीनियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक जो सूत्र है वो समान ही है दोनों के लिए। तो इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना उनमें अंतर आ जाते हैं और ये दोनों आपस में कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पेंटेन के पास 3 है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हेक्सेन के पास 5 है, हेप्टेन के पास 9 है। आपको हेप्टेन तक ही मेनली ध्यान में रखने हैं, ऑक्टेन, नोनेन इन सब के नहीं पूछे जाते हैं। डेकेन का याद रखो 75 होता है, क्या पता पूछ ले, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना वो है यहां तक। मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, उसके बाद C3H8 प्रोपेन, ये सारे जो होते हैं ये समावयवता नहीं दिखाते हैं, आइसोमर्स शो नहीं करते हैं ये तीनों के तीनों। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इन तीनों को शामिल नहीं किया है। कभी पूछ ले कि भाई मीथेन या फिर इथेन या प्रोपेन इनके कितने आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो दिखाते ही नहीं है, तो होंगे कहां से। एजा डायरेक्टा या फिर एजा डायरेक्टा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहां देखो बरगद का होता है फिकस बेंगालेंसिस, पीपल का फिकस रिलीजियोसा, गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया, टैमरिंड का टैमरिंडस इंडिका, चीकू या फिर सपोटा का मनिकारा जपोटा, मटर का पाइसम सेटाइवम, छुईमुई पादप का मिमोसा पुडिका, सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस, नीम का एजा डायरेक्टा इंडिका। तो नीम हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। रैट का रेटस रेटस, कैट का फेलिस कैटस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और लायन का पैंथेरा लियो। हमारा आंसर यहां पर ए। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट
20 सेकंड में, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। और जो मून है, चंद्रमा है, यहाँ से प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, तो सूर्य से प्रकाश यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर लगभग इतने टाइम में पहुंचता है, 1.28 सेकेंड। तो ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों ही टाइम जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। बी हमारा आंसर हो जाएगा। मेलेकाइट किसका अयस्क या खनिज है? मेलेकाइट किसका हो जाएगा? मेलेकाइट ये अयस्क है कॉपर का। जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, जिसे स्फेलेराइट भी बोलते हैं, फॉर्मूला ये है। यूरेनियम का यूरेनिनाइट, इसी को पिच ब्लेंड कहा जाता था पहले। कार्नोटाइट भी होता है। क्रोमियम का क्रोमाइट है। कॉपर का देखो एजुडाइट है, मेलेकाइट है, कैल्कोपाइराइट है। गैलेना लेड का होता है, सीनेबार मरकरी का होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का होता है। मैंने यहाँ पर जानबूझकर केवल एक ही लिखा है, आने वाले वीडियो में हम लोग मैग्नीशियम के अंदर और भी ऐड करेंगे, जैसे कि एप्सम सॉल्ट होता है, ये तो मैग्नेसाइट हो गया, तो हम लोग इस लिस्ट में मैग्नीशियम के लिए और भी ऐड करेंगे आने वाले वीडियो में। डी हमारा आंसर। निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन का चुनाव करना है। अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये सही है। जो एरिस्टोटल है ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहे जाते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहे जाते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उसके बाद लुईस पास्चर को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। वर्गीकी के जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं कार्ल लिनियस। विलियम रॉक्सबर्ग को भारत में वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं थियोफ्रास्टस, बट इंडिया के अंदर कहे जाते हैं विलियम रॉक्सबर्ग। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुईस पास्चर ये वो हैं जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो द्विनाम पद्धति नामाकरण है, इसके जनक और वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं कार्लोस लिनियस। ये है कार्ल लिनियस, तो ये आप ध्यान में रखें, कार्ल लिनियस। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकरण की दर घटती है? ताप बढ़ाने से जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तेज हवा चलने से भी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मौसम के आर्द्र होने से, अगर वायु में, अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, और वाष्प में कन्वर्जन नहीं होगा। तो अगर जो मौसम है वो आर्द्र है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घटने लगती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग कपड़ों को ऐसे खोल करके सुखाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ताकि वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाए, माफ करना बढ़ जाए। यहाँ लिखा ना द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से, तो हम ऐसे खोल करके क्या करते हैं, ये जो एरिया है, ये क्षेत्रफल है, हम इसे बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ा देने से क्या होगा, वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी, तो जो भी इसमें वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के वायुमंडल में आ जाएगा। सुराही का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। सुराही गर्मी के टाइम में, अभी गर्मी का टाइम है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि सुराही में पानी डालते हैं, क्योंकि पानी उसमें ठंडा रहता है। इसके पीछे भी कारण क्या है, वाष्पीकरण। इसके पीछे भी कारण है वाष्पीकरण। होता यह है कि सुराही में जो पानी है वो पोर्स के माध्यम से सुराही के सरफेस पे चले आते हैं। ये जो सुराही है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो पानी है इस सरफेस पे चला आता है। उसके बाद क्या होगा, सरफेस पे जो पानी है जो कि लिक्विड फेज में है, ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होता रहेगा, अपने आप धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए आपको पता है ये ऊर्जा चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। तो ये जो हीट है, ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, कहाँ से मिलती है? जो पानी है वहीं से मिलती है, क्योंकि पानी से हीट का लॉस होता है तो पानी ठंडा हो जाता है। जो वाष्पीकरण के लिए, यानी इस वाले प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पानी से ही लिया जाता है। इसीलिए जो पानी है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है। एस्फेलेराइट किसका अयस्क या खनिज है? तो हम लोगों ने अभी देखा जो एस्फेलेराइट है इसी को जिंक ब्लेंड कहा जाता है, यह है फॉर्मूला जिंक सल्फाइड। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्लांट सेल में क्या अब्सेंट होता है इनमें से? कोशिका भित्ति तो होती है, रसदानी भी होती है, प्लास्टिड भी होता है, टारका यानी कि सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये जो सेंट्रोसोम है ये आपको दिखेगा केवल एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, केवल एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में। ये है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर देखो दो सेंट्रियोल्स हैं, एक ये है और एक ये है। जो सेंट्रियोल है
हर एक सेंट्रियोल बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ देखो पाइप आपको दिखलाया गया है, बहुत सारे पाइप्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक सेंट्रियोल बनता है। यहाँ पर देखो ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है ऐसे अरेंज होकर के सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो ये सेंट्रोसोम है और ये अलग अलग सेंट्रियोल है। इसका रोल पता है कहाँ पे होता है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सेंट्रोसोम है इसका रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम में, कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय में ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये देखो ये सारे जो है ना यही स्पिंडल फाइबर्स। सेल डिवीजन के टाइम में जो क्रोमोसोम का विभाजन होता है उस समय ये स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेल डिवीजन के टाइम में। और क्या आप यहाँ पर याद रख सकते हो, जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर ये बनी होती है सेलुलोज से। और भी याद रखो आप, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, साथ में पैक्टिन, इन सारे पदार्थ से बने होते हैं। मान लीजिए 4 विकल्प में से इनमें से किसी एक के साथ जाना हो, चौथा विकल्प कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन 3 में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे सेलुलोज के साथ। लेकिन इनमें हेमी सेलुलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखें। किसी एक के साथ जाना हो इसमें से तो हम सेलुलोज के साथ जाएंगे। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो सेल वॉल होती है ये निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है और इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, हम बोलते हैं ना कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, बट एक्चुअली में कोशिका थी ही नहीं, वो कोशिका भित्ति थी। इसीलिए कोशिका की खोज किसने की और कोशिका भित्ति की खोज किसने की, दोनों के लिए आंसर सेल वॉल ही होता है। उसके बाद देखो प्लास्टिड। प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, तो प्लास्टिड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास खुद का डीएनए होता है प्लस खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जनरली डीएनए न्यूक्लियस में होता है और राइबोसोम एक अलग से सेल ऑर्गेनल होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखें। 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा कूलम्ब के नियम से। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक द्रव्यमान है m1, ये एक द्रव्यमान है m2 और इनके बीच की दूरी है d। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और इनटू में m2 के, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d² के। और हम फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 बट्टे में d²। इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, ये केवल और केवल आकर्षण नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब आ जाओ 2 आवेशों के बीच में। मान लीजिए एक आवेश यहाँ है Q1 और एक आवेश यहाँ है Q2 और इसके बीच की दूरी है d। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इनके बीच में लगने वाला बल जो होता है वो Q1 इंटू में Q2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर m1 इंटू में m2, यहाँ पर Q1 इंटू में Q2। ये है कूलम्ब्स लॉ। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं k Q1 Q2 बट्टे में d²। जो यहाँ पर g है, यहाँ पर k है, यहाँ पर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। यहाँ पर g का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर किलोग्राम है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर है जो कि आवेश का एसआई मात्रक है। अब ये जो बल होता है ना, ये आकर्षण नेचर का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण नेचर का भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज जो है समान नेचर के हैं तो विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो होगा आकर्षण नेचर का। कूलम्ब के नियम से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच में कूलम्ब्स लॉ काम करता है और स्थिर वैद्युत बल काम करता है। निम्न में से किस स्थिति में आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा? आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है जो कि आकर्षण नेचर का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण नेचर का भी हो सकता है। हमसे पूछा है कब प्रतिकर्षण नेचर का होगा,
तो जब जो आवेश होंगे वो समान नेचर के होंगे, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आकर्षण नेचर का बल होगा, प्रतिकर्षण नेचर का नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई बल काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज तो है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा आंसर। रसायन शास्त्र के लिए 1901 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, 1901 से ही दिया जा रहा है, यानी पहली बार 1901 में ही दिया गया था नोबेल प्राइज। तो केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया था? वांट हॉफ को दिया गया था। वांट हॉफ को केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, केमिस्ट्री के फील्ड में जो वांट हॉफ थे इनको दिया गया 1901 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर। क्यों दिया गया? इन्होंने विलियन में जो परासरणी दाब होता है उनके नियम की खोज की थी, वांट हॉफ, तो इनको दिया गया था। सी हमारा आंसर हो जाएगा। विल्हेम रॉन्जन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम रॉन्जन ने की, आप याद करते हो। तो एक्सरे की डिस्कवरी के लिए विल्हेम रॉन्जन को दिया गया था 1901 में। तो एक्सरे की खोज के लिए विल्हेम रॉन्जन को दिया गया था फिजिक्स के अंदर। उसके बाद वॉन बेहरिंग को दिया गया था मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन में 1901 में। सीरम थेरेपी पे इन्होंने काम किया था, सीरम थेरेपी पे इन्होंने काम किया था और दिया गया था नोबेल प्राइज। जे थॉमसन के बारे में भी आप ध्यान में रखें। जे थॉमसन को मिला था 1901 में, माफ करना 1906 में। 1906 में जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के अंदर। इन्होंने इस चीज का पता लगाया था कि जो गैसेस होती हैं वहां से भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, गैसों के द्वारा भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। इसी चीज के लिए इनको दिया गया था 1906 में नोबेल प्राइज। जे थॉमसन ये वही है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में से गलत चुने। मोनेडा प्रोकैरियोटिक, मोनेडा के अंदर साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सारे आते हैं। मोनेडा के अंदर जो किंगडम मोनेडा है उसके अंदर जो जीव आते हैं वो एक कोश के प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये सही है। फाइओफाइसी भूरा शैवाल, फाइओफाइसी यानी कि भूरा शैवाल, क्लोरोफाइसी यानी कि हरा शैवाल, रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। एनेलिडा केंचुआ, एनेलिडा के अंदर केंचुआ आएगा, अर्थवॉर्म, तो ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म यानी कि पुष्पी पादप, ये गलत हो जाएगा। पुष्पी पादप हम लोग एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, पुष्पी पादप हम लोग एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। डी हमारा आंसर। जिम्नोस्पर्म के ही अंदर आप लोग पढ़ते हो पाइनस के बारे में, साइकस के बारे में, पाइनस, साइकस, सिकुआ, जो सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ, ये जिम्नोस्पर्म है। फाइलम एनेलिडा, एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम एनेलिडा है, आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं। फाइलम एनेलिडा के जो जानवर होते हैं वो है निरिस, अर्थवॉर्म, लीच। इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जांपल्स, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मैंने आपसे पिछले ही वीडियो में कहा था कि अगर आप फाइलम पोडीफेरा और निडेरिया को छोड़ दो तो बाकी जितने भी फाइलम है उनके जीव के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो एनेलिडा के अंदर भी जो जीव है उनके अंदर सिमेट्री है बाइलेटरल और है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके पास देखो ट्रू बॉडी कैविटी है, यानी कि ये सिलोमेट है। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी आपने देखा था सिलोमेट, ये भी सिलोमेट है। इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, जैसा कि आपने आर्थ्रोपोडा में देखा था पिछले वीडियो में, सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। यहाँ पे देखो सेगमेंटेशन आपको दिखलाया गया है, तो ये बाहर से नहीं अंदर से भी होता है। उसके बाद इनके जो जीव हैं वो ताजे पानी में, समुद्री यानी कि फ्रेश वाटर में, ताजे जल में, समुद्री जल में और जमीन पर भी रहते हैं। और ये सारे हैं एग्जांपल्स, निरिस, अर्थवॉर्म, लीच। सेगमेंटेड यानी कि शरीर जो है खंडित होते हैं, सिलोमेट यानी कि इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है ब्लू व्हेल। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे जोर से बोल सकने वाला जीव है ब्लू व्हेल। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 180 डेसिबल, 180 डेसिबल, 180 डेसिबल से भी ऊपर का साउंड प्रोड्यूस कर सकती है ब्लू व्हेल। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। सदिश राशि हम लोग उसे बोलते हैं जिसके पास दिशा भी है, परिमाण भी है। तो यहाँ पर देखो जो श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, विद्युत धारा है, ये सारे के सारे है स्केलर। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, यानी कि सारे के सारे अदिश राशि है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, ये सदिश राशि है। यूग्लिना के संदर्भ में कौन असत्य है? यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में तो
आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि ये पादप और जंतु के बीच एक संयोजक कड़ी है, यानी इनके पास पादप जैसा भी गुण है, जंतु जैसा भी गुण है। ये स्टेटमेंट तो सही है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यह प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है, ये कहना गलत हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर। प्रोटिस्टा जगत का जीव है, ये सही है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये कहे जाते हैं लेवोजियर। अरस्तु के बारे में हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, ये है फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी के जनक। गैलीलियो गैलीली के बारे में आप याद रख सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो गैलीली, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर, बी हमारा आंसर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं का विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन है? वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया किंगडम मोनेडा के ये सदस्य हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के पास देखो सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। यही कारण है कि माइकोप्लाज्मा अपने शेप को बदल सकता है, अपने आकृति को बदल सकता है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा के पास खासियत है, ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इसी को PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। बैक्टीरियोफेज क्या है? देखो बैक्टीरियोफेज ये तो वायरस है, विषाणु है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को मार गिराता है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को मार गिराता है, बैक्टीरियोफेज। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता है, क्योंकि उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको ये बैक्टीरियोफेज मार देते हैं। मतलब उस पानी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं और पानी सड़ता नहीं है। वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है, सी हमारा आंसर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। जो सीवी रमन थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए हम भारत में मनाते हैं नेशनल साइंस डे एवरी ईयर। हर साल जो है हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। नोबेल प्राइज इनको मिला था फिजिक्स के अंदर 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए। रमन इफेक्ट क्या है ये देख लो। जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक वर्ण वाला प्रकाश। एक वर्ण वाला प्रकाश यानी कि एक कलर वाला प्रकाश, मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही कलर होता है। जैसे सन से आने वाला जो लाइट है उसमें 7 रंग है, ऐसे नहीं, ऐसा लाइट जिसके अंदर एक ही कलर हो। इसको हम और टेक्निकल टर्म में बोलें तो ऐसा लाइट जिसके पास एक ही लैम्डा हो, एक ही एफ हो, मतलब एक ही वेवलेंथ हो और एक ही फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी। सन से आने वाला जो प्रकाश होता है उनमें आपने देखा कि रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये पूरा वेवलेंथ का रेंज है। तो वो क्या है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, उनमें तो बहुत सारे हैं। एक ऐसा लाइट जैसे कि लेजर लाइट जो होता है वो सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट होता है। तो एक ऐसा लाइट जब किसी मॉलिक्यूल से टकराता है, जब किसी मॉलिक्यूल से अणु से टकराता है तो देखो वो स्कैटर कर जाता है। स्कैटर मतलब छितरा जाता है, मॉलिक्यूल से टकराने के बाद वो छितरा जाता है, बिखर जाता है। तो यहाँ देखो ऐसे स्कैटर कर गया। अब होता इसमें यह है कि टकराने के बाद भी क्या होता है, जो स्कैटर्ड लाइट होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब टकराने से पहले जो वेवलेंथ थी वही वेवलेंथ होती है टकराने के बाद भी। लैम्डा जो लेजर से आई है टकराने के बाद भी वही है। तो इसे हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि टकराने के बाद भी वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर वेवलेंथ में परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए, चाहे वेवलेंथ बढ़ जाए चाहे वेवलेंथ घट जाए, जैसे यहाँ देखो वेवलेंथ जो है टकराने के बाद बढ़ चुकी है, यहाँ पर देखो वेवलेंथ टकराने के बाद जो है घट चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। तो आप सीधा याद रखें, मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला जो प्रकाश होता है जब किसी अणु से टकराता है तो वह स्कैटर कर जाता है। स्कैटर करने के बाद जो स्कैटर लाइट है अगर उसके वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो है रिले स्कैटरिंग। अगर वेवलेंथ में परिवर्तन हो गया, चाहे वो बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो हम बोलेंगे उसे रमन स्कैटरिंग। तो यही है रमन इफेक्ट। निम्न में से गलत कथन चुने, निम्न में से गलत कथन चुने।
वायु समांगी मिश्रण होती है, जो एयर है वो होमोजीनस मिक्सचर है। देखो मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलने से बनता है। 2 या 2 से अधिक घटक होते हैं मिश्रण में। तो मान लो ए है, बी है, सी है, ये सारे घटक हैं और मिल करके ये मिश्रण तैयार हुआ। ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल है। ये हमारे पास एक सैंपल है, यानी कि ये मिक्सचर है। तो होमोजेनस मिक्सचर हम तब बोलते हैं जब ये ए बी सी सबका जो प्रोपोर्शन है इस पूरे सैंपल में समान हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जैसे अगर हम ये पार्ट उठाते हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर ए बी सी इन तीनों का जो रेशियो है वो अलग हो, यहाँ से उठाते हैं तो अलग हो, यहाँ से उठाते हैं तो अलग हो, ऐसा नहीं। कहीं से भी उठा लें, ए बी सी जो है वो समान प्रोपोर्शन में आपको दिखने वाले हैं। यानी पूरे सैंपल में जो है जो घटक होते हैं उनके जो प्रोपोर्शन होते हैं वो समान होते हैं, यानी समान अनुपात में आपको मिलेंगे पूरे सैंपल में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो वायु समांगी मिश्रण होती है, सही है। जो मिश्र धातु होते हैं वो भी समांगी मिश्रण होते हैं। तो वायु ये गैस, ठीक है, मिश्र धातु ये ठोस, अल्कोहल और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। शराब में पानी मिलाकर पीते हो, आप नहीं पीते हो बट देखा तो होगा कि शराब में हम पानी मिलाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो जो शराब है और जल है उसका जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो जो मिक्सचर होता है ना वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। पेट्रोल और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है, ये गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये पेट्रोल है, ये पानी है, ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये आपस में मिक्स नहीं हुए। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ते हो ना आप, सहजीवीय संबंध। शैवाल और कवक के बीच सहजीवीय संबंध है जिसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। शैवाल खाना बनाता है, खाना बना करके इसे खिलाता है कवक को, बदले में कवक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, बाहरी वातावरण से शैवाल को बचाता है। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसी को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। बी हमारा आंसर। तो ये टेबल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों को फायदा होगा, शैवाल को भी फायदा होता है, कवक को भी फायदा होता है, लाइकेंस। उसके बाद परिजीविता, परिजीवी के बारे में आप जानते ही हो कि जो परिजीवी है दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, खुद बेनिफिट में रहता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो प्लांट के अंदर जैसे कि कस्क्यूटा, यहाँ लिख लेना कस्क्यूटा, अमरबेल का जो पौधा होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसको बीमार करता है। तो जो कस्क्यूटा है ये परजीवी पादप है। एक को फायदा होगा, प्लस यानी कि फायदा, माइनस यानी कि नुकसान। उसके बाद प्रीडेशन यानी कि प्रभक्षण, शिकार करना। शिकार करने में क्या होता है, एक को फायदा होता है, जो मरता है उसका नुकसान होता है। शेर के द्वारा हिरन का शिकार, शेर को फायदा होगा लेकिन हिरन तो मर जाएगा। उसके बाद कमेंसलिज्म, इसमें क्या होगा, एक को फायदा होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि ऑर्किड जो होता है वो एपीफाइट के रूप में दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करता है, जैसे आम का पेड़ है उसके ऊपर ग्रो कर गया, तो उससे आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पहुंचता है, लेकिन जो ऑर्किड है उसको रहने के लिए जगह मिल जाता है। तो आम के पेड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन ऑर्किड को फायदा हो गया। अमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो पेनिसिलियम कवक होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। यहीं से क्या है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तैयार हुआ था। जो पेनिसिलियम कवक है ना वो कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं, ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और उसी केमिकल से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना था पहली बार। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैक्टीरिया का तो नुकसान हो गया लेकिन जो पेनिसिलियम कवक है उसको ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। 10⁻⁻15 के लिए पूर्व लग्न है, यानी कि प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो हम पहले लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा 400 नैनोमीटर, तो मीटर से पहले हम लोगों ने नैनो लगा दिया। जब हम नैनो लगाते हैं तो हमारा मतलब 10⁻⁹ से क्या हुआ, गुणा हो गया है। तो ये टेबल जो है आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। 10⁻⁹ है तो नैनो, 10⁻12 है तो पिको, -15 है तो फेम्टो, या इसी को फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फिर फेम्टो, फर्मी या फिर फेम्टो, सी हमारा आंसर। 10⁻18 है तो एटो, 10⁻21 है तो जेप्टो, और 10⁻24 है तो योक्टो। ऐसे ही आप नीचे भी एक नज़र डाल सकते हो, तो ये एक बार देख लेना। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है।
देखो रेत और नेफ्थलीन में जो नेफ्थलीन है अगर इसे गर्म किया जाए तो ये जो सॉलिड है ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नेफ्थलीन जो है ऊर्ध्वपातित होता है। तो इन दोनों मिश्रण को गर्म करो, इसका जो मिश्रण है उसे गर्म करो, नेफ्थलीन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बच जाएगा रेत और ये दोनों हो जाएंगे अलग। तो ऊर्ध्वपातन हमारा आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सारे ऊर्ध्वपातित होते हैं, ये सारे ठोस है, गर्म करोगे डायरेक्ट गैस में बिना लिक्विड स्टेट में आए गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे के सारे। उसके बाद एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण तो आप जानते ही हो। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहां देखो आसवन विधि से अलग किया जा रहा है दो घुलनशील द्रवों को। दो घुलनशील द्रव जो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं उसे अलग करने का तरीका है आसवन। जैसे यहाँ देखो जल है और एसीटोन है, तो आसवन विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब जो मिश्रण है, मिश्रण के जो घटक हैं जैसे जल और एसीटोन, इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा अंतर होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांक में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा? मिश्रण को गर्म किया जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले क्या होगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप में कन्वर्ट होने के बाद देखो यहां से ऐसे वो भाप ऐसे जाएगा और यहां पर होता है कंडेंसर। कंडेंसर मतलब क्या होगा? जो भाप है उसको वापस से द्रव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर आने के बाद जो भाप है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और इसे अलग यहां पर निकाल लिया गया। ये एसीटोन है और इसमें बच गया पानी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था तो ये अभी तक भाप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एसीटोन का कम था तो पहले भाप में कन्वर्ट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट पे जल्दी पहुंचा और भाप में कन्वर्ट हो गया। इस वाले पार्ट में पहुंचा तो वापस से उस भाप को द्रव में बदल दिया गया। यही है आसवन। उसके बाद एक होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब घटकों के बॉइलिंग पॉइंट यानी जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? कम हो। क्वथनांक का अंदर 25 केल्विन से कम हो। 25 केल्विन बोल सकते हो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। इनसे कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं उनमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है, प्रभाजी आसवन का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए? तो विकल्प में आसवन विधि भी होगा, प्रभाजी आसवन भी होगा, तो प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो वायु है उनमें कई प्रकार के गैस हैं जो मिश्रित है, उन सारे को अलग करने के लिए भी प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत का सदस्य नहीं है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसका सदस्य नहीं है। प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव आते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो किंगडम मोनेडा है उसके अंदर जो जीव आते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यहां पर है यूकैरियोटिक। तो अमीबा प्रोटिस्टन है। उसका देखो एक कोशिकीय शैवाल। शैवाल के बारे में आप क्या याद रखते हो कि थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो थैलोफाइट्स होते हैं वो शैवाल होते हैं, लेकिन हर शैवाल थैलोफाइट्स नहीं होते हैं। मतलब हर शैवाल को आप थैलोफाइटा का मेंबर मानोगे ऐसा नहीं करना है, लेकिन हर थैलोफाइटा के जीव को आप शैवाल बोलोगे। जो थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जो एक कोश के शैवाल होते हैं उससे हम लोग डालते हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। जो शैवाल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और जैसे ही एक कोश की हुआ तो हम इसे प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पैरामीशियम प्रोटिस्टन है, ये भी सही है। बहुकोश के शैवाल हम लोग डालते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। डी हमारा यहाँ पर आंसर। तो प्रोटिस्टन्स, प्रोटिस्टा जगत के अंदर देखो अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया, डायटम्स, डेस्मिट, क्लोरेला, क्लेमाडोमोनास, ये सारे क्या है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का यानी कि